तो यार मोरो की नई मांगा आ चुकी है और आज की वीडियो में संकेत मात्रे और राजेश कावा भी हमारे साथ हैं। तो मेन मुद्दे पे आने से पहले एक बात अच्छे से सुनो और ध्यान से सुनो। मैंने लास्ट टाइम तुमको एक चीज बोला था, अगर हमारे वीडियो पर 50,000 लाइक आ गए तो हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन उस वीडियो पे 50,000 लाइक नहीं हो पाए, 2,000 लाइक बाकी रह गए थे और अब वो वीडियो प्राइवेट कर चुका हूँ मैं, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह के नियम तुमको पता कि उस वीडियो को मैं ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता अपने चैनल पे। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं तुमको एक और मौका देता हूँ। ये वीडियो पर अब आपके ऊपर है, जितने लोग भी देख रहे हो कुछ भी करके कैसे भी करके 50,000 लाइक कर दो। मैं देखता हूँ 10,000 व्यूज हैं तो कम से कम 1-2,000 लाइक रहते हैं, बाकी के 8,000 लाइक क्यों नहीं करते हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आता यार। मैं उन 8,000 लोग से बात कर रहा हूँ, मुझे पता आप लोग जल्दी किसी की वीडियो को लाइक नहीं करते, लेकिन आज आप करोगे तो हम आपके सपोर्ट से आगे इससे भी ज्यादा अच्छा कंटेंट लेके आ सकेंगे। मुझे पता है आप लोगों में से काफी लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया था और 48 के उस वीडियो पे लाइक आए, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक कमिटमेंट है मेरा, आप लोगों के पास एक और मौका है। अगर आपको चाहिए कि स्पेशल वीडियो आए तो इस वीडियो पे कैसे भी करके एक महीने के अंदर 50,000 से ज्यादा लाइक हो जाना चाहिए। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। कहानी की शुरुआत होती है जैको, गोहान, गोकू, पिकोलो और मोरो से। मोरो के नए फॉर्म में आ जाने के बाद सबको एहसास होता है कि शायद अब वो मोरो की बराबरी में खड़े ना हो पाए। तो 7-3 की पावर्स तुम्हारी ताकत के साथ मिल चुकी है। लगता तो ऐसा ही कुछ है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। अचानक सबकी नजर वेजिटा पर जाती है। वेजिटा एक बार हार कर सबके सामने फिर से एक बार मोरो के खिलाफ खड़ा हो जाता है। गोकू, जैको और पिकोलो भी हैरानी से वेजिटा की तरफ देखते हैं कि क्या एक बार हारने के बावजूद वो फिर से मोरो की बराबरी में खड़ा हो पाएगा। मोरो की शक्ल से लगता है कि अब उसे वेजिटा से कोई डर नहीं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फिर से तबाह कर दूंगा। अपनी हार की वजह से वेजिटा गुस्से से बेकाबू हो जाता है और बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे मोरो पर हमला कर देता है। पर मोरो के चेहरे पर डर के बजाय मुस्कुराहट है। उसे इस बात की खुशी है कि कुछ देर पहले उसे लगभग तबाह करने वाला ये शख्स अब उसे मारने की इतनी जी तोड़ कोशिश कर रहा है। वेजिटा जोरदार हमला बोल देता है लेकिन मोरो को छू भी नहीं पाता। ऐसा लगता है मानो वेजिटा का हमला होने से पहले ही मोरो जान जाता है कि अगला वार कौन सा होगा। मोरो किसी खिलौने की तरह वेजिटा के साथ बस खेलता रहता है। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी नई तकनीक तभी असरदार होगी जब तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। सही कहा ना, लेकिन मैं अपनी पिछली गलती नहीं दोहराऊंगा। गोहान, गोकू और पिकोलो सभी इस लड़ाई का नजारा देख रहे हैं। वेजिटा, उसने भले ही 7-3 को अब्सॉर्ब कर लिया है, पर नियम के हिसाब से वो ताकत 30 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। वेजिटा के कानों में गोहान की ये बात पड़ती है। उसे भी लगता है कि शायद ये एक मौका हो सकता है। हाँ सही कहा, वो वापस अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा, बस उससे कुछ देर लड़ते रहना होगा। एक बात बता दूं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। ये ताकत अब घर लौट आई है, अब ये अनंत है। नजारा देखोगे। वेजिटा सब कुछ आजमाता है पर उसका हर वार नाकाम हो जाता है। वो मोरो को खुद से कम समझने की गलती कर बैठता है और वो उसके लिए भारी पड़ जाती है और वो एक गलती बहुत भारी पड़ जाती है। गोकू, जैको और पिकोलो के हैरान चेहरों से साफ पता चलता है कि वेजिटा ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। किसी तरह से वेजिटा मोरो की पकड़ से अपने आप को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। ये चल क्या रहा है? छोड़ो मुझे, ये सब हो क्या रहा है? तो आखिर मुझे इसकी एबिलिटी भी मिल ही गई। ये कमीना मोरो, कहीं उसने वेजिटा को कॉपी तो नहीं कर लिया? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है गोहान? ये कॉपी करना क्या होता है? 7-3 किसी भी शख्स की एबिलिटी को कॉपी कर सकता था, उसकी गर्दन को बस अपने हाथ में दबोचकर, और मुझे लगता है मोरो ने वेजिटा को कॉपी कर लिया। हाँ, उसकी एबिलिटीज को। वेजिटा की एबिलिटी कॉपी करने के बाद लड़ाई का नजारा बद से बदतर होने लगता है। अब मोरो वेजिटा पर पहले से कई गुना ज्यादा भारी पड़ता है और जिस तरह कुछ पल पहले वेजिटा ने मोरो को अपने कदमों में झुकाया था, उसी तरह अब वेजिटा बेबस हालत में मोरो के कदमों के नीचे पड़ा होता है। वो ऊपर मोरो को देखता है और जान जाता है कि मोरो की अगली चाल जानी पहचानी मगर बहुत खतरनाक होगी। नीचे खड़े गोहान, पिकोलो और गोकू समझ जाते हैं कि मोरो के दिमाग में क्या चल रहा है। ये वेजिटा का मूव है। बिग बैंग अटैक, यही कहते हो ना तुम इसे वेजिटा। इतना कहकर मोरो वही बिग बैंग अटैक नीचे वेजिटा पर करता है। वो वार इतना ताकतवर होता है कि वो पूरा इलाका तबाह हो जाता है। बिग बैंग का धमाका इतना जबरदस्त होता है कि पिकोलो, गोहान और गोकू दूर से भी उसे ठीक से देख नहीं पाते। कुछ देर बाद जब धूल हटती है
तो गोहान और पिकोलो देखते हैं कि वेजिटा हमले की चपेट में आकर जमीन पर पड़ा है। कैसा बेअसर वार है ये, इतने कमजोर ची के हमले को इतना बड़ा नाम देकर हवा बनाकर रखा है। हालात इतने बिगड़ जाएंगे इसका हमें अंदाजा तक नहीं था। अगर उसके पास वेजिटा की एबिलिटी है, इसका मतलब ये साफ है कि वो फोर्स स्पिरिट फिजन का भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम लोगों ने हमेशा फ्यूजन डांस या पुटारा इयररिंग्स को अपने आखिरी चारे की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन अब उन तकनीकों का भी कोई असर नहीं होने वाला। कहानी का रुख मुड़ता है डेंडे की तरफ, जहां सभी खड़े होकर स्क्रीन पर ये सारा मंजर देख रहे हैं। अब क्या होगा? अब ऐसा कोई भी नहीं बचा जो उसकी बराबरी में खड़ा हो पाए। मैं वहां जाता हूँ और उनकी एनर्जी फिर से रिस्टोर करता हूँ। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अकेले वहां जाओगे? क्या तुम्हें लगता है ये सही है? कहीं ऐसा करना, इसमें ज्यादा जोखिम तो नहीं है? मुझे लगता है ऐसा करने में बहुत जोखिम है। पता नहीं, पर पृथ्वी का देवता होने के नाते मैं चुपचाप देख भी नहीं सकता। सब डेंडे की बात को हजम नहीं कर पाते। एस्का, मिस्टर पोपो, यहाँ सब संभाल लेना। आप भी अपना ध्यान रखना कामिसामा। डेंडे गोकू और वेजिटा की तरफ आने के लिए अपना सफर शुरू करता है। कहानी आगे बढ़ती है क्रिलिन की तरफ। ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा। सबके ची सिग्नेचर घटते जा रहे हैं। काश मैं वहां वक्त रहते पहुंच जाऊं। कहानी जाती है फिर से गोहान और पिकलो की तरफ। पिकलो गोहान पूरी कोशिश करते हैं कि गोकू वेजिटा से नहीं हो पाया तो वो ऐसा कुछ कर दे जिससे मोरो जैसे तैसे करके कंट्रोल में आए। लेकिन बात वही है, जब इतना ट्रेनिंग करने के बाद गोकू और वेजिटा मोरो के सामने नहीं टिक पाए तो फिर गोहान और पिकलो क्या टिकेंगे? कभी वो कोशिश करते हैं पीछे से, कभी कोशिश करते हैं आगे से, लेकिन जितनी भी वो कोशिश करते हैं उनको भी पता होता है उनकी सारी कोशिशों पर पानी फिरता जा रहा है। लेकिन अपने फादर और वेजिटा के लिए टाइम बचाना भी जरूरी है जिससे वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए, और इसी चक्कर में वो मोरो के हर अटैक को सह भी लेते हैं, जबकि उनको पता होता है मोरो उनसे काफी ऊपर है। पिकलो जमीन पर गिरा होता है, लाचार रहता है कि उठ के वो मोरो के ऊपर एक और हमला भी कर पाए, लेकिन कुछ सही नहीं तो कुछ तो सही। लेकिन मोरो नीचे देखता है कि ये कौन है जो जमीन से मेरा पैर पकड़ रहा है। वो देखता है कि पिकलो है जो उसका पैर पकड़ रखा है और वो उस पे अटैक कर देता है। वो अटैक से पिकलो भी पीछे चला जाता है, लेकिन वो मोरो के पैरों को नहीं छोड़ता। मेरी जान भी क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम लोग मेरे खाने के बराबर हो, तुम भी जानते हो ना। ऊपर से गोहान एक रिंग अटैक बना के कोशिश करता है मोरो को सील करने की, और किस्मत उनकी होती है मोरो का ध्यान ना होने की वजह से मोरो उस अटैक की चपेट में आ जाता है। ऊपर से गोहान उस अटैक को कंट्रोल करके उस अटैक के जरिए मोरो को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। गोहान को लगता है कि हाँ शायद ये काम कर जाए। पीछे से पिकलो खड़ा होके बोलता है गोकू यही सही वक्त है, और गोकू पूरा चार्ज होके मोरो के सामने टेलीपोर्ट होके कामेहामेहा का अटैक मोरो पर कर देता है। मोरो की भी हालत खराब कि शायद उसने ध्यान ना देके गलती कर दी। वो भी उस अटैक को करने के लिए अपने एक हाथ से कोशिश करता है उसको कंट्रोल करने की, और पूरा चार्ज करने के बाद पूरे अपने दमखम से जितना उसके अंदर सब होता है वो सब उस अटैक में गोकू डाल के मोरो पर हमला कर देता है। पूरी सर की, पूरे हाथ की नसें बाहर निकल जाती है गोकू के उस अटैक को लेके। मोरो भी थोड़ा परेशान होता है कि ये अटैक ऐसा है कि उसका वजूद मिटा सकता है। गोकू आखिरी सांस तक वो अटैक किया जाता है। जमीन उस अटैक से पूरी फट जाती है और कांप जाती है। नीचे पड़े बेबस गोहान पिकलो उस अटैक को आंख खोल के देख भी नहीं पाते, और जब धूल मिट्टी हटती है गोकू देखता है मोरो को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। वो वैसा का वैसा ही दीवार बन के उस अटैक के सामने खड़ा रहा। बस फर्क इतना पड़ा कि उसका एक हाथ उस अटैक से गायब हो जाता है। गोहान, पिकलो, गोकू अब सब सदमे में आ जाते हैं कि कौन सी मिट्टी का बना है ये शख्स। सब कर दिया, अब क्या करे। गोकू भी हाफने लगता है। उसने वो मौका गवा दिया होता है जो किस्मत से उसे नसीब होता है। अब सिर्फ वो इंतजार करता है कि अब आगे मोरो क्या करेगा उसके साथ। और मोरो चुपचाप सिर्फ एक हाथ लेकर गोकू की तरफ धीरे धीरे बढ़ पड़ता है। गोकू को समझ नहीं आता कि मेरे सामने आके खड़े होने की क्या वजह हो सकती है, और इसके बाद वो होता है जो कभी गोकू ने सोचा नहीं होता। गोकू की छाती फाड़कर उसके सीने को बीच में से चीरते हुए मोरो का हाथ गोकू के आर पार हो जाता है। नीचे पड़े गोहान, जैको, पिकलो ये देखकर सब सदमे में आ जाते हैं कि मोरो ने गोकू के साथ वो किया है जो हैवानियत से भी बढ़कर है। जब मोरो गोकू के सीने से हाथ बाहर निकालता है, हमें इमेज में दिख
दिख रहा है कि कैसे गोकू खुद को बैलेंस करने में भी उसको तकलीफ हो रही है। पूरे सीने के बीचों बीच में उसके एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। गोकू एकदम चुप सा भोला सा मुंह बनाकर एकदम लाचार होके उसको यकीन भी नहीं होता कि मोरो इतनी हद पार देगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो यही है पिक्कोलो की रीजनरेशन। क्या मैं तुम लोग को बताना भूल गया कि 7-3 ने जितनों की भी एबिलिटी चुराई है वो सब मेरे पास है और उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। गोहान अपनी नजरों पर यकीन नहीं कर पाता। गोकू में खड़े होने की हिम्मत भी नहीं रहती। वो अपना बैलेंस खो के और बेहोशी की हालत में मोरो के सामने अपने घुटने टेक देता है। जिस बंदे ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, ना जाने उसने कितने अपने सामने कितनों के घुटने टेकवाए। जिसने सेयंस का नाम सबसे ऊपर लेके आया, आज उसने ही घुटने टेक दिए। एंजल और गॉड्स के बीच में अपनी पहचान छोड़ दिया जिस शख्स ने, वही शख्स ने आज मोरो के सामने घुटना टेक दिया। मेरे ऊपर आके मत मरो। फिर वही हालत में मोरो गोकू को लात मार के अपने से दूर करता है। इससे पहले कि तुम मर जाओ, मुझको तुम्हारी एनर्जी लेना होगा। ये सब करने का बस मेरा इतना सा ही मकसद था। पीछे से गोहान देखता है कि उसके फादर को मोरो ने घुटनों पर झुकवा दिया। वो भी सीधा आकर मोरो पर हमला कर देता है। लेकिन क्या पता क्यों उसके सामने मोरो सिर्फ एक दीवार जैसा खड़ा होता है। गोहान उसके सर पर, पैर पर, सीने पर हर जगह मारता है। लेकिन मानो कि ये सब अटैक जैसे कि वो दीवार पर मार रहा है, वो मोरो को उसकी जगह से खिसका भी नहीं पाता। फिर मोरो सिर्फ अपनी कलाई से मामूली से अटैक करता है बिना पीछे देखे, और गोहान भी जख्मी हालत में पीछे जाके गिर जाता है। ना तो गोहान में इतनी हिम्मत बचती है कि वो मोरो के सामने खड़ा हो पाए, और ना तो गोकू में कि वो मोरो के सामने खड़े हो पाए। अब इस शख्स को कौन आने वाले वक्त में नीचे झुकाएगा ये वक्त ही बेहतर जाने। देखकर ऐसा लग रहा है कि सेयंस शायद और ज्यादा पावरफुल होते हैं जब वो गुस्से में आते हैं, लेकिन हमारे बीच के गैप को दूर करने के लिए इतना ही काफी था। डानियो, बस बहुत हुआ। पिक्कोलो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे इधर ही आ रहा हूँ। क्या ये तुम हो डेंडे? हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई नहीं तो मैं सभी के एनर्जी को रेस्टोर कर सकता हूँ। और वही आवाज जो पिक्कोलो और डेंडे अपने मन में एक दूसरे से बात करते होते हैं, उनके मन की बात उनको छोड़ के एक दूर खड़ा तीसरा भी सुन रहा होता है। और मोरो को पता लग जाता है कि अभी पिक्कोलो और डेंडे के बीच में क्या बात चल रही है। और पिक्कोलो उसी वक्त डेंडे को मना कर देता है कि डेंडे, बस इससे और आगे बात मत करो। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उनके सारे प्लान के बारे में मोरो को पता चल जाता है, क्योंकि मोरो के कानों तक सारी खबर पहुंच चुकी है। सही, बहुत सही, ये भी एक एबिलिटी है। डैम इट, दूर रहना डेंडे। जो भी हमने आपस में बात की वो सारी उसने सुन ली है। हैं? सुन ली सारी बातें डेंडे? उसने रेस्टोरिंग एनर्जी ऐसा ही कुछ कहा ना? जो नेमेकियन यहाँ आ रहा है उसके पास ऐसी कोई एबिलिटी भी है? ऐसे लोग मेरे लिए सिर्फ एक चींटी के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी। मोरो आसमान में एक एनर्जी रिलीज करता है। सब देखने लगते हैं कि एक करने का मकसद क्या है मोरो का। उस एनर्जी से आसपास बैरियर बन जाता है और जितने भी लोग वहां हैं वो वहीं रहेंगे। ना तो वो बाहर जा सकते हैं और ना ही बाहर वाला कोई अंदर आ सकता है। ये बैरियर फालतू के लोगों को बाहर रखने में मदद करेगा, और बता दूं तो तुम इससे बाहर भी नहीं जा सकते। पिक्कोलो मोरो की हर घटिया हरकत को चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा है। डेंडे वहां पहुंच जाता है जहां पिक्कोलो और बाकी सभी की लड़ाई जारी होती है। वो अंदर आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आता कि ये क्या है और वो अंदर क्यों नहीं जा पा रहा। क्रिलिन भी कैसे भी करके अपनी पूरी कोशिश लगा के जंग के मैदान के पास खड़ा हो जाता है। अब ये क्या है? अब इस बार क्या होने जा रहा है? उसी बैरियर के अंदर सभी अपनी किस्मत आजमा लेते हैं, लेकिन किसी की भी इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती कि वो मोरो के घुटने टिका सके। पिक्कोलो, जैको एक के बाद एक और उनके बाद एंड्रॉइड सब हर कोशिश कर लेते हैं, और हर कोशिश उनकी नाकाम। वो कुछ भी नहीं कर पाते। और उस तरफ मोरो किसी दीवार की तरह उनके सामने खड़ा रहता है। इतना सब करने के बाद भी उसके पैर तक जमीन से हिलते नहीं।
उल्टा वही लोग मोरो की कैद में आ जाते हैं और मोरो जैसा चाहे जो चाहे उनसे करवा सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि उनकी मदद के लिए, उनको बचाने के लिए बाहर से कोई भी नहीं आ सकता। माफ करना जैको, तुमको अर्थ के बैटल में घसीट लिया। छोड़ो अब, पहले जेल से भागना, उसके बाद यहाँ इतना आतंक मचाना, इसकी जिम्मेदारी मैं भी लेता हूँ। अगर इस प्लेनेट को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ, और अगर वो मेरी अथॉरिटी से भाग के आया है तो मैं उसको फिर से वापस लेके जाऊंगा उसी जगह जहाँ वो अब तक सड़ रहा था। ऐसा क्या? फिर तो मुझे भी इतना सोचने की जरूरत नहीं। पिकोलो अपने हाथ में एनर्जी बॉल बनाता है। जैको समझ नहीं पाता कि मकसद क्या है इस चीज का। क्या करने वाले हो तुम मेरे भाई, बताओ। वो बैरियर कब से सिर दर्द बन चुका है और मुझे नहीं लगता कि यह अटैक से बैरियर के बाहर कुछ भी फर्क पड़ने वाला है। और हाँ, मैं जो करने जा रहा हूँ शायद उससे बैरियर के अंदर कुछ भी ना बचे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे ये मत कहना कि तुम खुद को सबके साथ खत्म करने वाले हो। लेकिन ये पिकोलो करने ही जाता है। उतने में दूसरा अटैक पिकोलो के सीने को बीच में से चीरता हुआ निकलता है और वो अटैक के बाद पिकोलो की भी हिम्मत जवाब दे देती है। पिकोलो! और नाटक नहीं करना चाहिए, यहाँ वहीं पड़े रहो जहाँ हो। अब तुम ही एक लौते हो जो बचे हो, गैलेक्टिक पेट्रोल। जैको की नजर जाती है। वो देखता है कि सारे जमीन पर जख्मी हालत में हैं। गोकू, वेजिटा, गोहान, पिकोलो, एंड्रॉइड्स सारे के सारे जमीन पर अधमरी हालत में पड़े हुए हैं। ऊपर से डेंडे कोशिश करता है कि वो कैसे भी करके उस जोन के अंदर जा पाए। मैं सच में किसी काम का नहीं। मैं अपने ही लोगों की मदद नहीं कर पाया और ना ही ये प्लेनेट को बचा पाया। कैसा गॉड ऑफ अर्थ हूँ मैं। लेकिन अचानक ही वो बैरियर में एक गैप हो जाता है और हाँ, मिरेकल होता है। डेंडे उस जोन के अंदर एंटर कर लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? बैरियर अपने आप ऐसे कैसे खुल सकता है? अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, गॉड ऑफ अर्थ। तुम और यहाँ? जैको बंदूक ताने मोरो के सामने खड़ा रहता है। पीछे रहो, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, पीछे रहो। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी लाइफ एनर्जी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। जरा भी मतलब जरा सा भी, बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट करने के रत्ती भर भी नहीं ना। जिसका मतलब मुझे तुमको जिंदा रखकर कोई फायदा नहीं ना। अलविदा। दफा हो जा, बकरी की शक्ल के। जैको के गन से निकली हुई बीम मोरो को थोड़ा परेशानी में डालती है। जितना आसान मोरो ने उसको समझा होता है, ये असलियत में उतनी आसान नहीं। क्या कहा तुमने? जैको जब देखता है मोरो दोनों हाथ से उस अटैक को रोकता है। तो तुमने उस गन में अपनी एनर्जी डाल के मुझ पर अटैक कर ही दिया। जैको जब पीछे देखता है, उसके पीछे सबको बचाने का मसीहा बन के मीरस जंग के मैदान में उतर जाता है। एजेंट मीरस। तुम तो मुझे गैलेक्टिक पेट्रोल से नहीं लगते। सही कहा। और कहानी यहीं आकर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसका अगला चैप्टर आएगा अगले महीने की 20 तारीख को। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा मजा आया और कौन से सीन में सबसे ज्यादा मजा आया। और अगर इस वीडियो पर 1 महीने के अंदर 50,000 लाइक से ज्यादा हो जाएं तो विग सर ने कहा है जैसे कि उसके पास कुछ स्पेशल वीडियोस हैं जो मुझे भी नहीं पता, उसके बारे में बताएगा। हाँ, एक और बात, आप लोग अगर हमसे यानी कि मुझसे यानी कि राजेश कवा से और संकेत महात्रे से बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें, हमें सपोर्ट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और अगर फ्यूचर में आप ऐसे वीडियोस और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। फुल पावर फ्रॉम राजेश कावा।